हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 परमाणु की संरचना की वर्कशीट। इस चैप्टर में मेरे पास 2 वर्कशीट्स हैं। ये वर्कशीट नंबर 1 है, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसके पहले बेसिकली इस पर्टिकुलर वर्कशीट के पहले आप जो वैलेंसी वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको देख लीजिए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ठीक है। जो एक बार समझा चुकी हूँ उसको जाकर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको परमाणु की डायग्राम दिया हुआ है, परमाणु की संरचना का एक डायग्राम है ये। इसी तरीके से एटम को बनाया जाता है, परमाणु एटम ही होता है, इसी तरीके से बनाया जाता है। तो अब आप देखिए, आपको इसमें लेबलिंग करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इतना आपको पता है। वही चीज़ यहाँ पर करनी है। देखो, ये है आपका पूरा न्यूक्लियस, ठीक। तो ये है न्यूक्लियस। उसके बाद इसके अंदर जो ऑरेंज पार्ट है वो है प्रोटॉन। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑरेंज ही होता है प्रोटॉन, ये तो सिर्फ फिगर के लिए है। प्रोटॉन हमने एक कलर का मान लिया और दूसरा कलर यानी कि ब्लू कलर हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बाहर जो है ब्लू कलर के वो हैं आपके कोशी शेल्स। उसके बाद शेल्स में ये जो रेड कलर का घूम रहा है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही इसकी लेबलिंग हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा परमाणु है। मतलब अब आप देखिए, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं ना, उसकी संख्या से आपको बताना है कि कौन सा तत्व का परमाणु है, ठीक है। आपको तत्व का नाम लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। कैसे देखेंगे, देखो, क्योंकि परमाणु है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन तो आर्बिट्री बनाए हुए हैं मैंने, तो प्रोटॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन जो शेल्स में लाल कलर के दिख रहे हैं उसकी संख्या देखकर आप बताएंगे कि कौन सा तत्व है। क्योंकि हमें पता है कि परमाणु संख्या जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। और अगर हमें, और हर एक तत्व की अपनी एक यूनिक, मतलब अपनी एक अलग परमाणु संख्या होती है। किसी दो तत्व की सेम परमाणु संख्या तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए हम परमाणु संख्या से पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व होगा, ठीक है। देखो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इसकी परमाणु संख्या है 6 परमाणु संख्या वाला कौन सा तत्व होता है, कार्बन। तो ये एलिमेंट हो जाएगा कार्बन, ठीक है। उसके बाद बी वाला देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 परमाणु संख्या है। 9 परमाणु संख्या वाला होता है फ्लोरीन। अब ये सब इसीलिए बोल रही हूँ, 1 से 20 तक के एटॉमिक एलिमेंट जो भी हैं, परमाणु संख्या और तत्वों के नाम 1 से 20 तक के याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो। सी देखिए, सी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 परमाणु संख्या हाइड्रोजन। डी देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 परमाणु संख्या हीलियम, He से उसको लिखते हैं। ई देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो क्या हुआ, लिथियम, है ना। Li से लिथियम को लिखा जाता है। तो ये वर्कशीट हो जाती है। अब ये थी वर्कशीट नंबर 1। अब हम आएंगे वर्कशीट नंबर 2 पे। ये रही वर्कशीट नंबर 2, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ लेबलिंग थी लेकिन अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। परमाणु के मूल कण के नाम लिखो। सबको पता है क्या मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में बताया था। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में बताया था। तीसरा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश यानी कि कितना चार्ज होता है। तो ये तो सबको पता है कि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना, वो बोले नेगेटिव चार्ज है तो -1 का, 1 का नेगेटिव चार्ज, 2 का नेगेटिव चार्ज कितना, तो -1.6 × 10⁻⁴
-19 इतना चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव में होता है। और इतना ही चार्ज पॉजिटिव का होता है प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या हुआ 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए ये चार्ज प्लस में है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए ये माइनस में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 का। चौथा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने बताया? बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं इसको। पांचवा प्रश्न, खाली स्थान बनाए सबसे छोटी इकाई है यौगिक की। यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम यौगिक की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं तो वो होती है परमाणु, और अगर हम यौगिक की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं तो वो होती है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल, ठीक है। और तत्व की होती है परमाणु। उल्टा बोल रही थी मैं, लेकिन ये सही है कि यौगिक की होती है अणु यानी कि मॉलिक्यूल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु जिसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। CO2 के एक अणु में डैश परमाणु है कार्बन के और डैश डैश हैं ऑक्सीजन के। देखिए CO2, अब देखो CO2 एक यौगिक है, इस पूरे की सबसे छोटी इकाई होगी CO2 का एक अणु। लेकिन जब हम इसके दो तत्वों को अलग करेंगे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम अलग करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या है, ये तत्व है ना, कार्बन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें यौगिक मिलता है CO2 का, लेकिन है तो ये तत्व, इसीलिए इनकी छोटी इकाई होगी परमाणु, और यौगिक जब बन जाएगा तो छोटी इकाई होगी अणु। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बन के कितने परमाणु हैं। तो आपको दिख रहा है कार्बन के नीचे ऐसे लिखते हैं ना हम CO2, कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा यानी कि एक, तो कार्बन का है एक परमाणु, ठीक है। और ऑक्सीजन के नीचे हमने लिखा हुआ है 2, जो नीचे ऐसे लिखा होता है वही परमाणु की संख्या बताता है। तो कार्बन का है 1 और ऑक्सीजन के हैं 2 परमाणु, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं कोई परमाणु डैश बन जाता है। देखिए ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर होगा आयन, ठीक है। यह मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु में कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब रिएक्ट करते समय या स्टेबल होने के लिए किसी तत्व को कुछ इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, क्योंकि तब जैसे ही वो देगा या लेगा तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं रहेगी, और जैसे ही बराबर नहीं रहेगी वैसे ही कोई ना कोई चार्ज उसमें आ जाएगा। अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसलिए उसमें पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो माइनस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसमें माइनस का चार्ज आएगा। और जहाँ ये चार्ज आ गया ना तो ये बन जाएगा आयन, ठीक है, ION, आयन। सिल्वर का सिंबल Ag होता है, ठीक है, कैपिटल A और स्मॉल g, इसी तरीके से सिंबल्स को लिखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ये। अब है सोडियम क्लोराइड, एक यौगिक है, कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। यौगिक के सूत्र बताओ। अब देखो इसमें सूत्र अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कोई भी कंपाउंड दे दिया गया तो आपको सूत्र कैसे बनाना है उसका एक वीडियो मैंने डाला है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है। तो उसी वीडियो को आप देखिए, समझिए, और मैं यहाँ पर सिर्फ छोटा सा कुछ बता रही हूँ। पोटेशियम सिंबल होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है K। सल्फेट का सिंबल होता है SO4, ठीक है। मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ये म होगा, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ सल्फेट एक रेडिकल है और इसको अलग अलग नहीं एक साथ ही लिखते हैं SO4, जिसका जो चार्ज है उसके नीचे वो लिखना है, और लेफ़्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ में ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज ही लिखा जाता है, ठीक है। तो K का चार्ज है +1, SO4 का चार्ज है -2। इन दोनों को ऐसे क्रॉस का निशान बनाएंगे, और ये वाले दो क्रॉस बनाया ना तो ये जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी यानी कि K के नीचे आ जाएगी, और ये जो चीज़ है वो SO4 के नीचे आ जाएगी यानी कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि 1 है तो हमने इसको सिर्फ ऐसे लिखा। अगर 2 होता तो ऐसे होल्स
ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिखते, लेकिन 1 है तो हम कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे छोड़ देंगे। तो ये है इसका फॉर्मूला, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड है Cl। ठीक है। Mg के नीचे अब देखो, बाईं तरफ हम पॉजिटिव लिखते हैं और दाईं तरफ नेगेटिव। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, बाईं दायां समझ में आ रहा होगा। Mg का जो चार्ज है, जो वैलेंसी है, Mg की जो वैलेंसी है वो हम उसके नीचे लिखेंगे। Cl की वैलेंसी हम उसके नीचे लिखेंगे। Mg की वैलेंसी है +2, Cl की है -1। इन दोनों को हम क्रिस क्रॉस करेंगे। -1 जो है वो Mg के नीचे आ जाएगा और Cl के नीचे आ जाएगा ये +2। इसको हम लिखेंगे MgCl2। ठीक है। तीसरा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का सिंबल है Ag, नाइट्रेट का सिंबल है NO3। तो पहले जो सिंबल्स है ना वो लिख लीजिए, फिर उसके नीचे उसका चार्ज लिख लीजिए, फिर क्रिस क्रॉस कर लीजिए। ठीक है। Ag का वैलेंसी है 1, NO3 का वैलेंसी है -1। अब देखो 1 1 कट गया तो बचा क्या, डायरेक्ट AgNO3। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 4 है। ठीक है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में वो 2 भी हो सकती है। तो इसीलिए कार्बन है यहाँ +2, मोनोऑक्साइड -2, ये दोनों क्रिस क्रॉस हुआ, CO बन गया, ये 2 2 कैंसिल हो गए। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। परमाणु संख्या और संयोजकता बताओ। ठीक है, तो आपको परमाणु संख्या बतानी है और वैलेंसी बतानी है इन 10 तत्वों की। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, संयोजकता है -1। ठीक है। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या है 13 और इसकी संयोजकता है +3। सिंबल्स लिखे हुए हैं, मैं तत्वों के नाम बोल रही हूँ, परमाणु संख्या बोल रही हूँ और उसकी संयोजकता बोल रही हूँ। ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7, संयोजकता है -3। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, संयोजकता है -2। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, संयोजकता है +1। फास्फोरस की परमाणु संख्या है 15 और संयोजकता है -3। आयरन की परमाणु संख्या है 26, संयोजकता है +2 और +3। जिंक की परमाणु संख्या है 30 और इसकी संयोजकता है +2। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है 12, संयोजकता है +2। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20 यानी कि 20 और संयोजकता है +2। तो यहाँ पर दोनों वर्कशीट्स ख़त्म होती हैं इस चैप्टर की। आई होप मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आया। थैंक यू।